सर आप म्यूट हैं। अच्छा, जो आपका डिविजनल चार्ट्स है उसमें 30 डिग्री को डिवीजन किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग होता है। जैसे D1 चार्ट है तो 30 डिग्री को एक ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी हर पार्ट कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो पूरा जोड़ियाक जो है 30-30 डिग्री का 12 डिवीजन बन जाएंगे। जब मैं 30 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा यानी 15-15 डिग्री का, फिर वहां से मैं नक्षत्र प्लानेट का पोजीशंस को लेके चार्ट बनाऊंगा, खासकर प्लानेट का पोजीशन को। तो कौन सा चार्ट बनेगा? D2 चार्ट, क्योंकि 30 डिग्री को दो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपका D9 चार्ट, कोई बताएगा क्या है D9 चार्ट? 9 पार्ट्स में डिवाइड करना सर, नवमांश। 9 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैं अभी क्या कहूंगा आपको, एक एग्जांपल दूंगा कि आपका एरीज में प्लैनेट्स हैं, किसी के भी माने एरीज 1 डिग्री में है, 2 डिग्री में है, 3 डिग्री में है या 9 डिग्री में है, तो एरीज का टोटल एक्सपांशन 30 डिग्री का होता है। तो एरीज का 30 डिग्री का अगर होगा तो इसका मतलब है प्लैनेट कहीं पे भी इन 30 डिग्री में रह सकता है। लेकिन मुझे नवमांश चार्ट बनाने के लिए इसी 30 डिग्री को पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 9 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, है ना। तो जब आप 9 पार्ट में डिवाइड करोगे तो मैंने आपको बताया था कि एक एक पार्ट जो है एक नक्षत्र का एक पादक का बराबर होगा। 3 डिग्री 20 मिनट के बराबर होता है ना, क्योंकि 3 से 9 को गुना कर देंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा, और जो 20-20 मिनट है उसको भी 9 में गुना करोगे तो 3 डिग्री एक्स्ट्रा आ जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री बन जाएगा। 10 में डिवाइड करोगे तो 3-3 डिग्री का ईच पार्ट बनेगा। तो आपको देखना क्या है कि प्लैनेट जो है पहला 3 डिग्री में है या दूसरा 3 डिग्री में है या तीसरा 3 डिग्री में है। देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस इन द D9 चार्ट। यहाँ पे ऐसा ही 3 डिग्री 20 मिनट में आपको देखना होगा। अगर मानिए कोई पार्ट जो है एरीज के 2 डिग्री 40 मिनट में है, तो नवमांश का कौन से पार्ट में है वो एरीज का? पहला नवमांश में है, एरीज का पहला नवमांश में है ना। क्योंकि आप देखो एरीज को मैं 30 डिग्री को डिवाइड कर रहा हूं 9 पार्ट में। अब बात को समझिए, जितने प्लैनेट्स हैं वो कोई ना कोई राशि में होंगे, हाँ या नहीं? हाँ सर। उनका कुछ ना कुछ डिग्री होगा। तो डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 30 डिग्री। यस सर। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 डिग्री। तो आपको ये देखना है कि आप जो चार्ट बनाना चाहते हो वो उनमें से कौन सा डिवीजन में है। तो एरीज का पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, मैं D9 चार्ट बना रहा हूं तो मैं कितना डिवीजन का बात करूंगा एरीज का? हाउ मेनी डिवीजन्स? 9 डिवीजन्स। D10 का बात करूं तो एरीज का कितना डिवीजन बनाऊंगा? 10। D20 बता रहा हूं तो एरीज का कितना डिवीजन करूंगा? 20। D60 तो एरीज का कितना डिवीजन होगा? 60। इतना समझ गए तो आप चार्ट बना लेंगे। जैसे ही डिवीजन करोगे तो आपको ये भी जानना होगा कि उस पहला डिवीजन में है या सेकंड डिवीजन में या थर्ड डिवीजन में है। जैसे मैट्रिक का रिजल्ट होता है, किसी का पूछते हो कौन सा डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे भी ऐसे 9 डिवीजन, 12 डिवीजन, 20 डिवीजन, जितने डिवीजन चार्ट आप बना रहे हो उतना डिवीजन में रैंकिंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लैनेट D9 चार्ट बनाने के लिए हम ढूंढ रहे हैं लेकिन एरीज के 3 डिग्री में है, एग्जैक्टली 3 डिग्री में है, तो ये कौन से डिवीजन में आएगा? फर्स्ट। 3 डिग्री 18 मिनट में है, कौन से डिवीजन में आएगा? फर्स्ट। 3 डिग्री 20 मिनट में है, कौन से डिवीजन में आएगा? फर्स्ट। अगर 20 मिनट हो गया तो फिर वो बॉर्डर लाइन में चला गया। जैसे आप बात करते हो ना, राशि खत्म होते हैं, तो इसीलिए आपको डिग्री, मिनट, सेकंड सब देखना है, वो बॉर्डर लाइन हो गया। लेकिन अगर वो 3 डिग्री 19 मिनट 58 सेकंड भी हुआ तब भी हम क्या कहेंगे? वो फर्स्ट जो है नंबर।
फर्स्ट नवमांश पार्ट में है। वो नवमांश चार्ट में कहा जाएगा, वो दूसरा स्टेप है, आपको पहले यही जानना होगा। तो जैसे ही एरीज का डिवीजन शुरू करोगे तो एरीज का भी पहला जो चार्ट का पार्ट है उसमें जो भी प्लानेट होगा नवमांश चार्ट में वो उसी पे ही जाएगा, एरीज में ही रहेगा। वो देख लेंगे, हमें उस पर अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं जाना है, लेकिन दिस इज द बेसिक। 30 डिग्री वाला जो आपका राशि का डिवीजन है उसको जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आप देखोगे प्लानेट कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिविजनल चार्ट आप बना सकते हो। तो D60 भी कोई क्रिटिकल नहीं है, इसका मतलब है आधा आधा डिग्री का एक पार्ट बनेगा। क्योंकि देखो 30 डिग्री को अगर मैं 60 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? 30 को 60 में डिवाइड करूंगा, हाफ डिग्री का। Yes. हाफ डिग्री इज हाउ मेनी मिनट्स? 30 मिनट्स। 30। तो मानिए कोई प्लानेट आपके चार्ट में एरीज का 28 मिनट में है, तो D60 का कौन से पार्ट में वो आ गया? First में. फर्स्ट पार्ट में। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे फर्स्ट पार्ट वाला कहाँ जा रहा है, सेकंड पार्ट वाला कहाँ जा रहा है, एक ऑर्डर है उसमें, और वो ऑर्डर आपको पता चल जाएगा अगर आप नक्षत्र का सीरीज को जानते हो या आप जो है डिवीजन के बेसिस जानते हो। तो आपको दो ही चीजें याद रखना है, पहला टाइम का प्रॉपर डिवीजन, दूसरा आपका ये जो डिग्री का डिवीजन है। तो आप कोई भी चार्ट एक्चुअल में बना सकते हो, और आपको अगर डिवीजन आ गया तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, अब इनको समझने के लिए हम जाएंगे कि एक्चुअल में क्या मतलब है। अब देखो 9D9, नाइन्थ हाउस क्या रोल प्ले करता है हमारे कुंडली में? भाग्य। नाइन्थ हाउस भाग्य है, और नाइन्थ हाउस धर्म भी है, हाँ सर। नाइन्थ हाउस पिता भी है। लेकिन यस। आप मुझे बताओ कि D9 चार्ट से वाइफ के बारे में क्यों देखा जाता है, स्पाउस के बारे में, शादी के बारे में क्यों देखा जाता है? हाँ जी, जब भाग्य का भाव है, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो है बात हम कर रहे हैं, तो फिर नवमांश चार्ट में यूजुअली स्पाउस के बारे में क्यों देखा जाता है, शादी के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए D9 को क्यों लोग यूज करते हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि शादी के बाद D9 चार्ट एक्टिवेट होता है? कोई बताएगा मुझे? आपको मैंने एक बढ़िया बात बोला था, रावण वाला बात। जब भी रावण का बात आता है तो एक ही घर का बात होता है, कौन सा हाउस? 11th house. 7th house is 11th house. गेन का हाउस हो जाता है. तो गया ना, 9th अभी house. रावण, रावण के नाम याद करते ही आ गया है ना। 11th हाउस। रावण चाहता था मेरे बेटा का सारा ग्रह जो है कुंडली का 11 नंबर हाउस में रहे, क्योंकि जो कलयुग है, जिसको पैसा चाहिए, जिसको संपत्ति चाहिए, जिसको खुशियां चाहिए, उसे अध्यात्म से क्या लेना देना है कि नहीं? अध्यात्म दूसरों का काम है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दुख बहुत सारे हैं, उसको अध्यात्म चाहिए। जो खुश रहना चाहता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, उसका सारा काम जो है कलयुग में 11th हाउस के साथ है। अब सारे जो आपके ये डिविजनल चार्ट है ना, वो चार्ट में सारे हम कहते हैं कि पावरफुल हाउसेस है, लग्न बहुत पावरफुल है, उसके बाद कुछ उपचय हाउसेस होते हैं। कोई बताएगा मुझे एक चार्ट में उपचय हाउस किस किस को कहते हैं? 3, 3, 6, 10, 10, 11. 11. तो उपचय का क्या मीनिंग है? Steady growth sir, slow and steady growth. स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। एक ग्राफ होता है जो हमेशा आप प्लॉट करोगे ना, तो उसका यूजुअल एंगल जो है 45 डिग्री होता है, मैथमेटिक्स वाले समझ जाएंगे। स्टेडी ग्रोथ के लिए धीरे 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 उसका वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ता जाता है। तो आपका ये जो हाउसेस हैं 3, 6, 10 और 11 किसी भी चार्ट में, वो एक्चुअल में उपचय हाउसेस है। आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी उनके क्वालिटी में वृद्धि होता है। तो क्वालिटी तो दो तरह का हो सकते हैं, है ना। एक इंसान जो है सुइसाइड करने के लिए पोटेशियम साइनाइड खरीदा और खाया, और साइनाइड जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेंजरस पॉइजन है। उसको खाते ही उस दिन
लेस देन हाफ सेकेंड इंसान जो है मर जाता है, लेकिन वो इंसान मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत खराब था। ठीक है, खराब क्या था? खाली लेबलिंग था, उसमें कोई साइनाइड फाइनाइड था नहीं। तो कई बार क्वालिटी को लोग ना पॉजिटिव टर्म में ले लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो ये सारे चीजें इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों का समझदारी है। भाग्यवादी जितने लोग हैं, जो भाग्य पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो सुबह कौन सा ड्रेस पहनना है, बिल्ली कितने स्पीड से रास्ता क्रॉस किया है, बिल्ली का कलर क्या था, सामने से झाड़ू लेके कौन जा रहा था, तो तमाम चीजें हैं जिसको मैं सुपरस्टिशन नहीं कहूंगा, लेकिन लोग इतना ज्यादा इन चीजों को बिलीव करते हैं, उनके मन में इसके लिए एक तरीके से एक प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह सेट हो गया है, उसको चेंज नहीं करना है। तो उनके हिसाब से ये क्वालिटी जो है अपने आप बढ़ेगा। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि अगर पॉजिटिव क्वालिटी है तो उसका पॉजिटिव क्वालिटी बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव क्वालिटी है तो उसका नेगेटिव क्वालिटी बढ़ेगा। जैसे मानो 10th हाउस उपचय हाउस है, एक इंसान काम नहीं कर रहा है, काफी साल काम नहीं करने के बाद उसका काम करने के लिए जो इच्छाएं हैं वो जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? काम करेगा ही नहीं, उल्टा लोगों को समझाएगा काम करके क्या मिलेगा, मैं नहीं करके जहां पे हूं आप काम करके भी वहीं पे हो। तो क्वालिटी एनहेंस हुआ उसका, जो उसका नेचुरल क्वालिटी जिसको उसने फीड कर रखा है वो क्वालिटी एनहेंस हुआ, काम नहीं करने वाला क्वालिटी। ऐसे ही 11th हाउस है लाभ का, आपने जिंदगी में कभी लाभ कमाया ही नहीं है ना, तो जब आपने लाभ कमाया ही नहीं तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान होना, वो भी आपका क्वालिटी को एक हिसाब से एनहेंस कर रहा है, नेगेटिव क्वालिटी एनहेंस हो रहा है। तो इसीलिए कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि चीजें अपने आप अगर उपचय है तो सुधार हो जाएगा या पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। जो उसका क्वालिटी है, जैसा क्वालिटी आपने एक्चुअल में क्रिएट किया है उसी तरीके का क्वालिटी को वो जो है बढ़ाता चला जाएगा। सो रिमेम्बर दिस, आम का पेड़ लगा के अगर कोई सोच रहा है उससे लीची हो जाएगा या तरबूज मिल जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। कर्मा थ्योरी पे फेथ रखना है, और आपको ये समझना है हर डिविजनल चार्ट का अपने 11th हाउस के साथ एक अनोखा रिलेशनशिप है। इसीलिए D9 का किसके साथ रिलेशन हो गया? 11th, 9th, Marriage. D9 is related to the 11th house from it. Seventh, Which seventh house? house. From 9th house, the 11th house. कौन सा है? 7. Seventh. 7. So that is why most of the people talk about spouse Okay. and they try to find out कि जी D9 चार्ट में आपको कैसा स्पाउस मिलेगा, कहाँ मैरिज होगा। बहुत सारे प्रेडिक्शन मेथड है जो D9 को ही यूज करता है। नंबर ऐसे ही आपको D7 चार्ट मिलेगा, है ना? किसको Yes, बताएगा D7 चार्ट? child. चाइल्ड। क्यों? 11th child. house. क्योंकि Yes. 7th हाउस से 11th है। 11th, 5th house. Okay, Yeah. okay. बहुत बढ़िया, अब आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है ना? आप जाके देखोगे कि क्या रोल है एक्चुअल में 11th हाउस में। तो इसका मतलब देखो, जो उपचय हाउसेस हैं उनमें से भी सबसे पावरफुल उपचय हाउस कौन सा है? 11. 11th. तो जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है उसको पता है, जो आपके इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने वाला हाउस आपका 11th हाउस है। तो आपका जो पर्सनालिटी में जो इच्छा है, आप जिस तरीके का पर्सनालिटी बनना चाहते हो, आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, वो आपका 11th हाउस बताएगा। आपके भाग्य में भी कौन सा वृद्धि का कारक प्लानेट है, आपका वृद्धि किस तरीके से होगा। भाग्य का वृद्धि भी हो सकता है। भाग्य का वृद्धि का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन भाग्य फीट? क्या मतलब है उसका? भाग्य किसको कहते हैं? 9th house. 9th हाउस को कहते हैं। बट 9th व्हाट इज से द मीनिंग ऑफ 9th. भाग्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाग्य? क्या है Luck. ये शब्द? Luck, sir. भाग्य लक है, लक भाग्य है ना? इंग्लिश टीचर बनेंगे हम। तो गुड किस्मत, गुड गुड डेस्टिनी। किस्मत, गुड
इसका मतलब है सिंपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर भाग्य मतलब एक तरह से कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी कार्य सिद्धि कह सकते हैं। अनुकूलता। तो कोई काम कर रहा है, 3 साल में उसका कार्य सिद्धि हुआ। कोई सेम काम को कर रहा है, सेम मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका 6 महीने में कार्य सिद्धि हो गया। किसका भाग्य ज्यादा अच्छा है? 6 महीने वाला। 6 महीने वाला। यानी जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका एक रिजल्ट आपके दिमाग में है। जितना बड़ा इंसान हो, 11th हाउस का रोल उसके दिमाग में होता ही होता है। उसकी इच्छा और आकांक्षा होते हैं। जब उसको लगता है कि मेरा इच्छा और आकांक्षा खत्म हो गए हैं, तो या तो वो देश छोड़ के चला जाता है, या तो वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, या तो वो सन्यासी बन जाता है ना। और वो सन्यासी भी आपके जब कहीं पे शाही स्नान होता है तो सारे बाहर निकल आते हैं, करोड़ों की संख्या में। तो आप देखिए, जो आप मेहनत करते हैं कर्म, उस कर्म का फल मिलने के लिए आपके मन में एक इच्छा होता है कि मुझे ये फल मिलना चाहिए। लेकिन आप दूसरे को देख के कहते हो उसने कर्म ढंग से किया भी नहीं और उसको बहुत सारी चीजें मिल गया, और मेरे को नहीं मिला बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो कई बार होता है हमारे एंड में जितना होता है हमने कर दिया, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो हम उसका नाम दे देते हैं भाग्य। जैसे कई लोग कहेंगे ये तुम्हारा पूर्व जन्म का जो कर्म है उसी का फल है। तो हम देखते हैं, अगर कोई भाग्य कह रहा है तो आप देखो पूर्व जन्म कहाँ से देखेंगे? 5th हाउस, पूर्व पॉइंट। पूर्व जन्म कौन बताएगा कौन से हाउस से देखा जाता है? जुपिटर से पिछला उससे ऊपर। जुपिटर से पिछला हाउस। तो इसमें भी 50 तरीके का आंसर मिलेगा, लेकिन जो पूर्व जन्म है वो आपका 9th हाउस है। ठीक है, पूर्व जन्म जो है वो 9th हाउस है। आपका अच्छा, करंट जन्म कहाँ से देखा जाएगा? Fifth, असेंडेंट। फर्स्ट। फर्स्ट हाउस। आपका जो first, फ्यूचर जन्म है, आगे आप क्या जन्म लोगे, वो कहाँ से देखा फिफ्थ जाएगा? हाउस। 5th हाउस। इसीलिए हमारा जो पीढ़ी है ना, एक तो हमारे एंसेस्टर होते हैं, और एक जो है हमारे बच्चे, जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आप देखो 5th हाउस बच्चों का है, ऐसे ही आपका भी नेक्स्ट बर्थ जो है उसका रिलेशन 5th हाउस के साथ है। पीछे जब जाओगे तो पास्ट बर्थ के साथ रिलेशन होता है ना। तो आप देखो, ये जो 9th हाउस है वो आपका पिछला जन्म है ना। पिछले जन्म में आप क्या थे, उसका आंसर 9th हाउस में है। 9th हाउस का कर्म कहाँ से देखा जाएगा? 9 से 10। fifth, 9th हाउस का कर्म, अभी हम खाली हाउस थ्योरी पढ़ेंगे, सेटन फेटन मत क्या, ठीक है। 6th 9th हाउस का कर्म, तो सिक्स्थ 9th हाउस। से 10th है ना। yes, इस जन्म में आपका कर्म आपका 10th हाउस, 1 से 10th। ऐसे ही पास्ट लाइफ अगर 9th हुआ तो 9th से 10th कौन सा हाउस? 6th। 6th हाउस। तो आपको इसीलिए पास्ट कर्म कहते हैं। पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किया था वो 6th हाउस है। उसका फल कहां से मिलेगा? किसी भी चीज का फल जो हमें मिलता है ना, वो फल कहां से मिलता है? 11th। एक तो 11, फल पाने के लिए आपको 11th हाउस पे जाना पड़ेगा, है ना। और एक जो है आपका ये देखना पड़ेगा कि वो जो कर्म का फल है उस पर्टिकुलर हाउस से कितना खुशी हमें मिल रहा है। तो आप देखो वहां से खुशी का हाउस कौन सा है? पूर्व फोर्थ। जन्म का कर्म का फल से जो खुशी मिलेगा या दुख मिलेगा वो कौन सा है? 4th हाउस। और प्रॉमिस। fourth, 4th फ्रॉम 6th। भाई पूर्व जन्म आपका 9th हाउस है, उसका जो कर्म है वो 6th हाउस हो गया आपका, है ना, D1 चार्ट में। वहां से जो खुशी मिलेगा वो कौन सा हाउस हो गया? 9th हाउस खुद हो गया। 9th हाउस हो गया। इसका मतलब आप देखो, पूर्व जन्म का जो खुशी है वो आपका 9th हाउस है, इजंट इट। yes, पूर्व जन्म का जो खुशी है वो आपका 9th हाउस है। यानी आपका अगर 6th हाउस सही नहीं हुआ तो 9th हाउस क्या होगा? हम्म। खराब होगा। सही। सही बात। आपका बैंक बैलेंस है ना 6th हाउस, जितना यस। जमाए हो उतना ही खर्च करोगे, और ऋण अगर करके खर्च कर रहे हो तो खुशी जो है आपका ज्यादा दिन स्थायी नहीं होगा। तो एक सिंपल सा बात यहां पे समझो, पास्ट लाइफ का जो खुशी है
पास्ट लाइफ का कर्म के वजह से जो खुशी है वो उसी हाउस से देखा जा रहा है। तो प्रेजेंट लाइफ का खुशी कौन से हाउस से देखा जाएगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ Fourth. हाउस। क्यों? अभी पास्ट लाइफ का मैंने कहा, पास्ट लाइफ 9th 11th। हाउस है, उसका खुशी भी उसी हाउस से तो आप देख रहे थे। फर्स्ट से ही देखा जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, हाँ। पास्ट लाइफ कौन सा हाउस हो गया? 9th हाउस। इसमें कौन सा साइन है 9th हाउस का जो चार्ट दिया Aquarius. हूं? एक्वारियस Aquarius. साइन है। उसका जो पास्ट कर्मा है, उस जीवन में आपने जो भी कर्म किया था वो कौन से हाउस से मिलेगा? सिक्स्थ हाउस। यानी आपका करंट चार्ट का 6th हाउस, यानी वहां से 10th हाउस, है ना? 9th हाउस से 10th हाउस, यानी चार्ट में 6th हाउस। वहां से जो खुशी मिलेगा या जो दुख मिलेगा वो कौन सा हाउस? 11. वहां से फोर्थ। वही हाउस, 4th हाउस। तो आप देखो सेम हाउस पे आप पहुंच गए ना, 9th हाउस पे। यस सर। 9th हाउस ही 9th हाउस का जो कर्म रिलेटेड हाउस है उसका खुशी को बयां कर रहा है। यानी पास्ट लाइफ में आपने जो कुछ किया था उसी के वजह से आपका ये 9th हाउस का खुशी जो है इंटर रिलेटेड है। आपको खुशी मिलेगा, दुख मिलेगा, सारे 6th हाउस में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 9th हाउस का खुशी, पास्ट कर्म के वजह से जो खुशी है वो 9th हाउस से ही मिल रहा है, तो प्रेजेंट लाइफ का खुशी कौन से हाउस से मिलेगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से। फ्यूचर लाइफ का खुशी कौन से हाउस से मिलेगा? फिफ्थ। 5th हाउस से। सिंपल। इसका मतलब है कि आपका पर्सनालिटी जितना अच्छा होगा आपको खुशी उतना ही ज्यादा मिलेगा। और पर्सनालिटी अच्छा कब होता है? जब जो लोग आपको नहीं जानते ना वो आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। जो आपको जानते हैं उनके मन में हो सके ईर्ष्या होगा, वो जानबूझ के आपको खराब बोल सकते हैं। या बहुत ज्यादा प्यार करने वाला कोई धृतराष्ट्र की तरह अंधा व्यक्ति भी है, वो भी कहेगा मेरा बेटा दुर्योधन सबसे अच्छा है ना? लेकिन Yes. जो आपके बारे में नहीं जानते हैं वो ना एक्चुअल में आप सही हो या गलत हो आपके व्यवहार के वजह से, इंटरेक्शन के वजह से बता पाएंगे। तो आप देखिए एक इंसान रेस्टोरेंट पे कैसे बात कर रहा है, एक इंसान अपने से सबॉर्डिनेट के साथ कैसे बात कर रहा है, एक इंसान जो है किसी सोशल गैदरिंग में एक्चुअल में दिखावा नहीं कर रहा है, रियल सेंस में कैसे बात कर रहा है। जहां पे उसका एक्टिंग करने का तरीका है वो अलग बात है, वो फिर आरूढ़ लगना से हम देखेंगे, है ना? जो आप नहीं हो, आपके इमेज वाला बात चल रहा है। लेकिन आप रियल में जो हो, न्यूट्रल पोजीशन में, जो इंसान आपको ढंग से नहीं जानता है, जिसका एक्चुअल में आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, वो जब आपके बिहेवियर पैटर्न में खुश हो रहा है वो पैटर्न रिपीटेटिव है। ऐसा नहीं कि कोई आपको पीछे से फिल्म शूट कर रहा है तो आपने जो है किसी गार्ड को उठा लिया या किसी को खाना दे दिया और जैसे ही बाद में हुआ तो वो लोग आपके घेरे के अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं, आप उनसे एक अनटचेबल की तरह बिहेव कर रहे हो। अगर आप वो बिहेवियर पैटर्न को कंटिन्यू करते हो तो इसका मतलब है आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। मैं अगर एग्जांपल दूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का पर्सनालिटी, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। मैं अगर रतन टाटा जी का एग्जांपल दूंगा तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। पैसा तो कईयों के पास है, अदानी जी के पास है, अंबानी जी के पास है, बहुत लोगों के पास है पैसा। लेकिन जो सिंप्लिसिटी है ना, और जो एक्चुअल में एक पर्सनालिटी में चार्म है, उसके लिए बहुत कम एग्जांपल्स हैं। और आज के डेट में धीरे धीरे ये एग्जाम्पल ना के बराबर होते जा रहे हैं। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन लोगों का बिहेवियर पैटर्न, तो आप उसको कहाँ से जानेंगे? क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस का पावर उसमें बैठा हुआ प्लैनेट से पता चलता है, इजंट इट? तो हम अभी देखेंगे कि ये जो 9th वाला हाउस है, जैसे मैंने स्टडी किया और ये सारा निकाला, तो हम जो है ये भाग्य वाला क्वालिटी को क्या चेंज कर पाएंगे, हाँ या नहीं? यस। Yes. कैसे? कैसे? कर्मों से। तो आप देखिए पास्ट में किया हुआ चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. इजंट इट? लेकिन जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भी एक दिन पास्ट हो जाएगा, है ना? अभी जो आप कर रहे हो 2 साल के बाद ये भी तो पास्ट हो जाएगा। Yes, sir.
तो जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे हमारा प्रेजेंट जो है पास्ट बनता जाएगा, इजंट इट? तो हमने जितना नुकसान कर दिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम लास्ट बर्थ में पता नहीं क्या बने थे और क्या किए हैं, उसके बारे में जान के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि अब करेंट कर्मा जो आप करोगे वो आपके भाग्य को जैसे भी हो एनहांस करेगा। तो कर्मा देखिए कौन से हाउस से है? 10th हाउस, 10th house. इजंट इट? ऐसे 6th हाउस भी आपका डेली रूटीन है, डेली कर्म, आपका आदत है ना, Yes, sir. आपका अभ्यास, आप जो रेगुलर बेसिस पे करते हो, आप जो सेवा करते हो, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, तमाम चीजें 6th हाउस से और 10th हाउस से। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो कर्म का भाग्य है जो आज आप कर रहे हो उसका भाग्य कौन से हाउस में है? 7th, नहीं 6th. 6th house, 7, Sixth इसका house, मतलब sir. है आपका 1, भाग्य 2, का कर्म 3, भी उसी 4, हाउस में 5, है 6. House 6. और 7th, आपका sir, कर्म 7th. का भाग्य भी उसी हाउस में है। 6th हाउस हो गया ना, भाग्य का कर्म और कर्म का भाग्य। जी सर. कर्म हो गया 10th हाउस, वहां Yes. से 9th, 6th house. है ना। तो आप जो कर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड भाग्य जो बन रहा है वो भी 6ठा हाउस है। आपने पास्ट लाइफ में जो काम कर दिए हो उससे जो आपका कर्म रिलेटेड है, भाग्य जो बनाया हुआ है वो भी रिलेटेड है। तो ये एक चिरंतन प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि आपने पास्ट में किया तो सुधार नहीं हो सकता, सुधार हो सकता है। जैसे जैसे आपका कर्म बदलेगा तो आपका भाग्य भी बदलेगा। कर्म का मतलब है कि एक अच्छा पॉजिटिव भाग्य आपका बैलेंस में बन रहा है, चाहे आप अभी किए हो, चाहे आप पास्ट में किए हो, चाहे आप 1 साल बाद करोगे, क्योंकि वो चीजें भी एक दिन पास्ट होगा और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो जब आप कुछ चीज कमाते हो तो आपके पास खर्च करने का भी मौका मिलता है। तो कर्म से हम कमाते हैं, खर्च कहाँ पे करते हैं? भाग्य पे करते हैं, क्योंकि कर्म के हाउस से भाग्य का हाउस जो है वेल्थ है ना। अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा भाग्य मिलेगा, अच्छा भाग्य मिलेगा तो पता चला आपका जो पड़ोसी है वो कोई चीज अचीव कर रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है, तो हो सके आपको 6 महीना लगे। पता चला आपके रिश्तेदारों के बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल करके उनका रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, आपका बच्चा एक ही बार में डॉक्टर बन गया, एक ही बार में जो है IIT क्वालिफाई कर लिया, एक ही बार में कोई बहुत बड़ा एग्जाम पाके जॉब जल्दी कर लिया, ये भी तो भाग्य ही है। तो भाग्य का सिंपल अर्थ है आपका जो अचीवमेंट, जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं 11th हाउस वाला, वो टाइम से पहले हो जाए, जल्दी हो जाए। दूसरों को जितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको उतना करना ना पड़े। कई लोग ऐसे भी हैं बेचारे जितना भी मेहनत करें उनका भाग्य साथ नहीं देता, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो आपका हाउस है इसका इंपोर्टेंस को समझने के लिए हम जो है नवमांश चार्ट को स्टडी करेंगे। तो आप देखो नवमांश चार्ट में जब भी आप पहले स्टडी करोगे तो यूजुअली कहा जाता है D1 चार्ट एक पेड़ है जिसमें आम है और आपको आम ढूंढना है तो आपको D1 चार्ट पे जाना है। लेकिन वो आम मीठा होगा या नहीं होगा उसका क्वालिटी वो कौन से चार्ट में मिलेगा? D9, नवमांश चार्ट। D9. D9. ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आपको चाहिए, जैसे हम बात करते हैं नक्षत्र स्वामी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्वालिटी कौन बताएगा? सब लोग, सब लॉर्ड बताएगा। ऐसे ही D1 चार्ट आपके चार्ट में वो चीज है या नहीं वो बताएगा, मैरिज है कि नहीं। लेकिन मैरिज का क्वालिटी कैसे होगा कौन बताएगा? D9. Navmansh. D9। ऐसे ही जॉब है कि नहीं कौन बताएगा? D10. D10। जॉब है कि नहीं वो भी D1 चार्ट से आप देखोगे। जॉब का क्वालिटी क्या है कौन बताएगा? D10. यानी जब सीरियस लेवल पे आप स्टडी करना चाहोगे तो आप जो है डिविजनल चार्ट पे जाओगे। व्हीकल खरीदना है कौन से चार्ट देखोगे? D4. D4. आप देखेंगे ऐसे ही D10 हो गया, D12 हो गया, D20 हो गया। आप जाके सिर्फ लिस्ट बनाना है कि हाँ जी इनका 11th हाउस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये कौन से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमें जो है इसको समझने के लिए पहले तो एक बात समझना है कि अगर पेड़ सही है तो हो सके उसका फल भी बहुत ही अच्छा होगा।
लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है। कई बार देखा जाता है D1 चार्ट में कोई प्लैनेट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन D9 चार्ट में वो प्लैनेट बढ़िया नहीं है। तो D9 चार्ट का रिलेशनशिप आपके पास्ट कर्म के साथ है, करेंट कर्म के साथ है, और आपका 7th हाउस के साथ है ना। तो आप देखो, इसका एक अर्थ ये भी है कि आपका मैरिज का क्वालिटी क्या होगा। मैरिज होगा कि नहीं होगा D1 से पता चलेगा, लेकिन क्वालिटी क्या होगा वो आपको D9 चार्ट बताएगा, खास करके क्योंकि वो उसका प्राइमरी 11th हाउस है। 9th पार्ट वाला जो हाउस है भाग्य का स्थान, वहां से 11th 7th हाउस है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग 7th हाउस को फोकस करके इस चार्ट को देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे मिलते हैं, भाग्य से पत्नी मिलती है, भाग्य से जॉब मिलता है, भाग्य से पर्सनालिटी बनता है, भाग्य से आपको भाई बहन सब मिलते हैं। बहुत सारे चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जो कंट्रोल नहीं होते वो भी आपके भाग्य का हिस्सा है, और जो फ्यूचर में होने वाला चीजें हैं वो भी आपके एक्चुअल कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उसके लिए आप कर्म करते हो तो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है। तो कर्म के साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड वाला हाउस है। तो आपने देखा, कोई भी चार्ट को देखने के टाइम में नवमांश का क्वालिटी उस चार्ट से देखना पड़ेगा, और सबके लिए फॉर्मूला सेम है। आप देखिए यहाँ पे ये जो हाउस है, लगन का स्वामी कौन है? Venus. इसमें लगन का स्वामी कौन है? Mercury. हाँ जी, कौन है लगन का स्वामी इसमें? Mercury. मर्क्यूरी। तो आप देखो यहाँ पे मर्क्यूरी लगन का स्वामी है और वीनस छठे हाउस में है, यानी हाउस वाइज डेबिलिटेटेड, इजंट इट? मंगल के साथ है। मंगल उसका शत्रु है या मित्र है? शत्रु. शत्रु है। 7th हाउस से 1 आगे, 1st हाउस से 8 आगे, अष्टम। बहुत डिफिकल्ट है 8 नंबर वाला दोस्त मिलना। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि D1 चार्ट में एक तो जो आपका स्वामी है बुध, वो शुक्र के साथ रिलेशनशिप एक साइड से बना रहा है कि वो शुक्र के साइन में है ना। यानी लगन का स्वामी 5th हाउस में है, एक्सल्टेशन के पास है, बात समझ रहे हैं, लेकिन एक नीच ग्रह के साथ है। किसके साथ है? Sun. Sir. सन देखो डबल एफ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि उसके राशि में राहु भी है, इजंट इट? यस सर। उसके ऊपर केतु का भी दृष्टि है, और डेबिलिटेटेड हो गया, खराब हो गया। उसके ऊपर शनि का भी दृष्टि है। यानी आप देखो एक प्लैनेट कैसे एफ्लिक्टेड होता जाता है, और जब कोई एफ्लिक्टेड प्लैनेट आपके साथ है, जैसे मानो युद्ध भूमि में कोई कुछ पूछ रहे हैं? सर शनि की दृष्टि शनि की कैसे दृष्टि नहीं शनि है। पर 8वीं आ रही है शनि ओह की। सॉरी, शनि का नहीं है। शनि लेकिन रेट्रो है, शनि का जो है रेट्रो कंडीशन में भी दृष्टि नहीं होगा, लेकिन उसको शनि को माना जाएगा कि वो जो है 9th और उस हाउस में है, और उस हिसाब से आप देखोगे तो शनि का इफेक्ट सूर्य के राशि के ऊपर होगा, लेकिन दृष्टि नहीं है। ठीक है, मैंने रेट्रो प्लानेट के लिए कहा था 60% वो जिस राशि में बैठा है, 40% उसके पीछे वाले राशि को प्रभावित करता है, दोनों में उसका प्रेजेंस चलता है। और ऐसे केसेस में आप ये मान सकते हो कि शनि अपना राशि में भी है 40% इफेक्ट डालते हुए, तो भी सूर्य का राशि को इफेक्ट कर रहा है ना, देखेंगे। लेकिन दृष्टि वाला जो बात है 3, 7 और 10 वो आ नहीं रहा है, पर सूर्य का स्थिति खराब है। उसका जो डिस्पोजिटर है वो भी छठे हाउस में जाके बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, परिवर्तन वाला जो साइन है उसमें बैठ गया। ये बहुत ही डिफिकल्ट साइन है, अच्छा साइन नहीं माना जाता, बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए जो लगन का स्थिति है, बुध अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुध भी जो है शुक्र के बहुत ही पास में है, और मंगल उसके पास है, सूर्य नीच का है, राहु से पीड़ित है, केतु का दृष्टि भी है। तो ये तमाम चीजों के वजह से हम कहेंगे कि लग्न का यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। जबकि बुध जो है क्या है यहाँ पे? योग कारक प्लैनेट है ना। बुध लग्नाधिपति. जो है लग्नाधिपति है, योग कारक प्लैनेट है।
एक स्क्वायर हाउस का लॉर्ड है, एक ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, और लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ है ना। लेकिन Yes. जब मैं इसके भाग्य का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? अब बुध के साथ शुक्र का जो है रिलेशन फ्रेंडली है, लेकिन दे आर नॉट इन गुड टर्म्स विथ ईच अदर, क्योंकि जहां बुध बली हो जाता है वहां शुक्र जो है नीच का हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बुध जो है वर्गो साइन में उच्च का होगा, उसी साइन में शुक्र जो है नीच का होता है, और शुक्र जहां पे उच्च का हो जाता है पाइसेस साइन में, वहां पे बुध नीच का हो जाता है ना। लेकिन हम देखिए यहाँ Yes, sir. पे भी जो लगन का स्वामी है, नवमांश का स्वामी, वो जाके जुपिटर के हाउस में बैठा हुआ है और उसी मरकरी के साथ बैठा हुआ है जो लग्न लॉर्ड होता था। यानी आप देखो यहाँ पे भाग्य का ना कुछ स्टडी जब करोगे, बहुत अच्छा भाग्य है मैं नहीं कहूंगा। कारण क्या है? क्योंकि आप देखो जो एक्जल्टेड साइन है उससे पास में नहीं है वीनस, नंबर 1। और वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन जब भी बने तो आप ये बात मान लो कि एक नीच का है और एक उच्च का है, ऐसा कॉम्बिनेशन उनमें ऑटोमेटिक बन जाता है। जहां पे भी ऑपोजिट एनर्जीज वाले प्लानेट बैठ जाते हैं, यानी एक दूसरे हाउस में, ऑपोजिट हाउस में जो एक्जल्टेड होते हैं वो साथ आ गए, तो फिर दशा अंतरदशा में जो पावरफुल प्लानेट है उसका एनर्जी कम हो जाता है। ये मैंने बताया है, अंतरदशा का जो भी प्लानेट होगा वो एक्चुअल में पावरफुल होता है दशा सिस्टम में, है ना, लेकिन उसका एनर्जी को दूसरा प्लैनेट ड्रैग करता है। और थर्ड हाउस में आना इसका मतलब है भाग्य बहुत अच्छा नहीं है। कब भाग्य अच्छा होता है? जब योग कारक होके एग्जल्टेड होके यहाँ पे भी वीनस बैठा हुआ होता है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वीनस जो है फर्स्ट हाउस का स्वामी है और 8th हाउस का स्वामी है। केतु से पीड़ित है जो वीनस है ना, केतु का जो है उस हाउस में बैठा हुआ केतु है, उसका 8th हाउस में, परिवर्तन के हाउस में। तो अल्टीमेटली हम उसके स्ट्रेंथ को स्टडी करके उसके आसपास के प्लैनेट का पोजीशन को देख के बता सकते हैं कि इंसान का भाग्य जो है आसान वाला भाग्य है या उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। पहले तो आपको यही देखना है, और उसके बाद उसके लाइफ का पैटर्न को जैसे ही आप स्टडी करोगे तो आपको लगेगा हाँ जी मुझे चीजें जो है समझ में आ रहा है। जैसे मानिए कहीं पे भी आपको देखना है कि आपका नवमांश अच्छा है या नहीं, तो पहले हर प्लैनेट का जैसे लगन का स्थिति हम देखते हैं, हम उस तरीके से उसका स्थिति को जो है देखने का कोशिश करेंगे, है ना। तो ये देखिए चार्ट, मैंने आपको बोला था कि मेरे भाई का जो है प्रमोशन होने वाला है, तो कल रात को उसको डिसीजन मिल गया, ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ द बैंक, है ना। परफेक्ट प्रेडिक्शन, और हमने जो है चार्ट को 3 महीना पहले उसको बताया था, क्लास में भी मैंने बताया था। अब आप देखो यहाँ पे भाग्य का स्थिति इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं आपको देखना है। पहले तो देखिए जब आप एग्जाम में 10 पाते हो 100 में से, तो आप 20 भी पा जाओ तो आपको इंप्रूवमेंट कहा जाएगा, है ना। Yes, sir. इसका मतलब है जिसका लगन खराब होता है उसका भाग्य का वृद्धि का संभावना बहुत ज्यादा होता है ना। लगन खराब होने का मतलब है कि जो भी परिस्थिति बनता है उससे आगे इंप्रूव होने का चांसेस बढ़िया। तो यहाँ पे देखो लगन का स्थिति क्या है, लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम। अष्टम में बैठे हुए हैं। किसके राशि में बैठे हुए हैं? शनि का। शनि के राशि में बैठे हुए हैं। तो आप जब शनि के राशि में बैठेगा तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है लग्न खराब हो गया, है ना। अष्टम का दोष नहीं लगता, ये सारे फॉर्मूले भूल जाइए। पहले तो देखिए वो प्लैनेट एक्जल्टेड कहाँ होता है? 2 नंबर घर में एक्जल्टेड होता है, इजंट इट? Yes. हाउस वाइज चंद्रमा जो है 2 नंबर घर में एक्जल्टेड होता है। साइन वाइज जो है 11 नंबर घर में यहाँ पे एक्जल्टेड होता, लेकिन वो बैठा हुआ है लग्नेश जाके आपके अष्टम हाउस में। लेकिन जैसे ही मैं नवमांश देखूंगा तो आप देखो नवमांश का क्या कंडीशन हुआ, लगन का स्वामी कहाँ जाके बैठा? 7th house. Seventh. 7th हाउस। यानी आप कह सकते हो हाउस वाइज स्वगृही है, अपना जो हाउस है उसके पास जाके बैठा हुआ है और मरकरी के साथ बैठा, वही वीनस और मरकरी वाला कॉम्बिनेशन।
ऐसे कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसे ऑपोजिट कॉम्बिनेशन आपको बहुत जगह पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा ना जी? ऑपोजिट हाउस में एग्जल्टेड होना जो है मंगल। कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मंगल, दोनों दोस्त हैं जुपिटर और मंगल, लेकिन जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में एग्जल्टेड होता है तो मंगल जो है फोर्थ हाउस में डेबिलिटेटेड होता है। जुपिटर अगर टेंथ हाउस में डेबिलिटेटेड होता है तो मंगल वहां पे क्या होता है, Exalted. एग्जल्टेड होता है। Exalted. तो इसका मतलब है आपको जब जुपिटर का प्रॉब्लम हो तो मंगल का रिमेडी करना चाहिए, और जब मंगल का प्रॉब्लम हो तो किसका रिमेडी करना चाहिए? Jupiter का. Jupiter. जुपिटर का। बहुत बढ़िया, एक रिमेडी वाला चैप्टर हो गया इसी में, ठीक है ना। शनि कहाँ पे एग्जल्टेड होता है? 7th Libra में. Libra. उसके ऑपोजिट में कौन एग्जल्टेड होता है? Sun Sun. तो जब शनि का प्रॉब्लम हो तो सूर्य का उपासना करना चाहिए, जब सूर्य का प्रॉब्लम हो तो शनि का उपासना करना चाहिए, इजंट इट? Yes, sir. Okay. 7 नंबर घर के लिए मैंने बोला था बदलने का क्षमता इसी राशि में है ना। 7 नंबर घर में, ये उसका कारण है, क्योंकि जो जहां पे डेबिलिटेटेड होता है, जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है वो अगर एनर्जी दे दे तो डेफिनेटली चीजें आसान हो जाते हैं, है ना। सेकेंड हाउस में कौन एग्जल्टेड होता है? Moon Moon. मून। Moon. मून। 8th हाउस में कौन एग्जल्टेड होता है? सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन होता है 8th हाउस का? Ketu हाँ जी, केतु पावरफुल है, ठीक है। केतु के लिए कहा जाता है कि वो 8 Ketu. नंबर 9 नंबर साइन में अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे राहु 2 नंबर और 3 नंबर साइन में अच्छा रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए केतु, क्योंकि ऑपोजिट हाउस में एग्जल्टेड हो रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, क्योंकि लाइफ में अशांति का कारक प्लैनेट भी चंद्रमा ही है। मन का कारक जो है वही शांति और अशांति प्रोवाइड करेगा। मन खराब हो गया तो आपका जो है शांति नष्ट हो गया। तो इसीलिए जितने भी भगवान हैं जिनके सर कभी ना कभी सेग्रीगेट हुआ है, उनका पूजा से शांति मिलता ही मिलता है। जो भी करता है उसका रिजल्ट उसको मिलता है ना। तो इसीलिए 2 नंबर और 8 नंबर वाला प्लानेट हो गया। बताइए आपका और कौन से ऐसे प्लानेट जोड़ी हैं जो एग्जल्टेड और डेबिलिटेटेड वाला कंडीशंस को फुलफिल करते हैं? क्योंकि मरकरी और वीनस हो गए, शनि और सूर्य हो गए, मंगल और जुपिटर हो गए, चंद्रमा और केतु हो गया, या राहु और केतु हो गया। दोनों का यही रिमेडी है, राहु खराब है तो केतु को सही करिए, केतु खराब है तो राहु को सही करिए, है ना। तो बैलेंस बनेगा। अपोजिट एनर्जीज है, बैलेंस बनाने में मेहनत ज्यादा लगेगा लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्विक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशंस है कि आप देखो लग्नेश जो है, लगन का जो स्वामी है, फिर से ऑपोजिट कंडीशंस में बैठा हुआ है, 7 नंबर साइन में बैठा हुआ है, 8 नंबर घर का मालिक है, उसमें मंगल बैठा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो लग्न से जो नवमांश का रिजल्ट है वो बहुत कोई चेंज होने वाला बेहतर रिजल्ट नहीं है ना। जुपिटर भी देखो नीच का बैठा हुआ है, शनि भी सूर्य के राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई भी रिजल्ट ये जो जातक है जिसमें एक्चुअल में नेगेटिव होना चाहिए नहीं मिला इसको। इसका सिंपल कारण यह है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्म पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, और जो करते हैं उनसे अच्छा रिमेडी वाला इंसान ही नहीं है। वो ऑटोमेटिक रिमेडी कर रहा है, उसे पता नहीं है लेकिन वो रिमेडी कर रहा है ना। एंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ माय फादर माय ब्रदर हेड, ये एग्जाम्पल भी देने से जो है ना कम पड़ जाएगा। जितना रेस्पेक्ट, जितना प्यार, जितना अच्छा जो रिलेशन मेरे पापा के साथ उसका था, ठीक है। सो माय फादर डाइड इन 2021। अभी भी कभी पापा का बात होता है तो इट इज गोइंग टू बी 4 years सिंस ही डाइड, लेकिन उसमें भी जो है उसके आंखों से आंसू झलक जाता है। सो ऐसे लोगों को रेमेडी चाहिए नहीं, वो जहां जाएंगे वो मिट्टी छू ले तो सोना बन जाएगा।
तो इसीलिए मैं चाहता हूं ये जो लग्न है, नवमांश है, ये हमेशा पॉजिटिव स्टोरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपके फादर का बहुत सारा पैसा है, सुख सुविधा सारा आपके पास है, फिर भी आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म का ना बहुत बड़ा रोल है खुशी के साथ। कर्म का बहुत बड़ा रोल है खुशी के साथ, क्योंकि जो कर्म के हाउस में जो सबसे ज्यादा खुशी दिलाने वाला प्लैनेट जुपिटर, जो आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको शांति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि है तो चंद्रमा का हाउस, लेकिन उसमें एक्सल्टेड कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर। वो कर्म के घर में नीच हो जाता है ना। और चंद्रमा और शनि को अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे के पूरक हैं वो। शनि दुख का कारक है, चंद्रमा जो है शांति, खुशी, मन में जो ताकत है वो तब का कारक है। लेकिन वहां पे जो सबसे एक्सल्टेड प्लैनेट है वो शनि के घर में डेबिलिटेटेड हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। यानी शनि का कॉम्बिनेशन कभी भी बन जाए जुपिटर के साथ, या शनि का दृष्टि 4th हाउस में पड़ जाए, तो फिर शांति जो है खराब हो जाता है। तो उसका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो है कर्म। जब आप कर्म करोगे तो आपको ये भाग्य में वृद्धि होगा ही होगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा है 10th हाउस कर्म है, वहां से जो आपका 12th हाउस है वो आपका भाग्य है। भाग्य को वृद्धि कराने वाला जो प्लैनेट है, जो उसका कारक ग्रह है, वो जुपिटर है, 9th का नैसर्गिक लॉर्ड, सेजिटेरियस साइन का लॉर्ड। लेकिन वो 4th हाउस में सबसे पावरफुल होता है। यानी आपका भाग्य तभी अच्छा है जब आप ज्ञानी हो, आपके पास सुख सुविधाएं हो या ना हो, आप तृप्त हो। जो कंटेंट है लाइफ में, कंटेंटमेंट, वो एक्चुअल में भाग्य का पहचान है। आपके पास चाहे जितना भी हो, सोवे होते ही आपको जो है जियो से पैसा कमाना है, बेटे के शादी में 4,000 करोड़ खर्च करना है, और उसके बाद जो है जियो के प्लान को कब 100 रुपए से 700 रुपए कर दो, आप 10 बार भी रिचार्ज करो, उस रिचार्ज के बाद पता चलता है वो डाटा कहाँ खो गया, फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक पेमेंट करने के टाइम में आपका डाटा काम नहीं करता। तो आप जितना करोड़ कमाओ, उसके साथ आपका कर्म का कोई अच्छा रिलेशनशिप है नहीं। तो इसीलिए शांति, खुशी, कंटेंटमेंट, ये सारे अच्छे कर्म से ही आते हैं। तभी हम कुछ ही लोगों का बात करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ जी ये रिच तो है, लेकिन ये इंसान जो है सही नहीं है। ये रिच तो है लेकिन ये कर्म सही से नहीं करता है, ये चीट करता है। तो ये तमाम चीजें ना आपको आपके पैटर्न से पता चल जाएगा, किसी का भी। आप देखना जब भी आपका कर्म खराब होगा तो आप देखो जो खुशी है वो खो जाता है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। और प्रॉब्लम और खुशी खो जाना एक्चुअल में कौन से हाउस से देखोगे आप? तो अभी खुशी का व्यय मत बताना। 4th हाउस, जिस हाउस से खुशी मिलता है उसी हाउस से दुख भी मिलता है, क्योंकि दोनों एनर्जी उसी हाउस में होते हैं। जिस हाउस से कर्म का सुख मिलेगा उसी हाउस से कर्म का दुख भी मिलेगा। वो 10th हाउस है, उसका रियल हाउस। रिजल्ट देखने के लिए हम 4th देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चलो जी देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कर्म से ही होता है। आपको खुशी तभी मिलता है जब आप पर्टिकुलर हाउस पे आप काम करते हो। आप कर्म ही नहीं करोगे तो कर्म का खुशी कहां से मिलेगा? जितने अच्छा प्लानिट वहां से 4th हाउस में हो, अगर आप प्राइमरी काम नहीं करते हो तो खुशी आपको मिलेगा नहीं। उसका एनहेंसमेंट, हर हाउस के क्वालिटी का नॉरिशमेंट उससे नेक्स्ट हाउस में होता है ना। तो आपका खुशी पता चल जाएगा आपके बच्चों से, उनका व्यवहार कैसा है, उनमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वो पढ़ते कैसे हैं, वो आपको रेस्पेक्ट कैसे करते हैं, संस्कार कितना सीखे हैं, वो सारे खुशी का कारण होता है डायरेक्ट। आप कितना खुश हो आपके बच्चों से पता चल जाएगा, उनके बिहेवियर पैटर्न से पता चल जाएगा, वो बीमार है या नहीं है वहां से पता चल जाएगा, उनके लिए आप कितना वॉरीड हो वहां से पता चल जाएगा, आपको पूछते हैं या नहीं वहां से पता चल जाएगा, क्योंकि 4th के साथ 5th का रिलेशन है, नॉरिशमेंट है। और वही 5th हाउस का नॉरिशमेंट 6th हाउस है। आपका एक्चुअल में स्किल क्या है, आपके बच्चे कैसे हैं, वो आपके जो डेली रूटीन है ना, जो कर्म है वहां से पता चलेगा, क्योंकि वो उसी को एनहेंस करता है 5th हाउस से नेक्स्ट। तो आप जब भी कोई भाग्य का स्टडी करने लगोगे तो आप ये जो बेसिक चीजें हैं उसको डेफिनेटली ध्यान देके देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका प्राइमरी हाउस से लगना है वो खराब है। नवमांश
अच्छा होने का मतलब है आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर आपने अपना कार्मिक तरीके को चेंज करते हो, क्योंकि कर्म जो है सिर्फ पास्ट से रिलेटेड कर्म नहीं है, कर्म सर्वव्यापी है। अभी भी जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो भी कर्म है। आगे जो करोगे वो भी कर्म है, क्योंकि आप कुछ सोचते हो, प्लान करते हो, उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट कर्म करते हो। तो आपका पैटर्न को बदलोगे तो आपका भाग्य भी बदलेगा। जब आपका नवमांश बहुत ही अच्छा होता है, लगन खराब होता है लेकिन नवमांश बहुत ही अच्छा होता है, इसका मतलब है आप थोड़ा सा कोशिश करके बहुत अच्छा चीजें पा सकते हो। लेकिन उसी भाग्य को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका 7th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। और 7th हाउस स्ट्रांग होने के लिए हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि जो कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, उसके पीछे हमारा एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ही बेसिस है। हम चाहे जितना भी प्लान करें, शादी ब्याह इस तरीके से होता है जैसे मानो कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम कर रहा है। बहुत अच्छे परिवार में शादी हुआ है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लोगों को लग रहा है, लेकिन रियल में हस्बैंड वाइफ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बहुत सारे दुनिया में एक इस तरीके का जलवाव दिखा रहे हैं कि दे आर द बेस्ट कपल, है ना। हम हीरो हीरोइंस को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, पता चला 2 दिन में 3 दिन में जो है उनका रिलेशन खराब हो जाता है, तलाक हो जाता है, फिर पैसे के लिए झगड़ा होता है। बहुत हम ऐसे रिच लोगों को देखे हैं जो हीरोइंस को शादी किए हैं, लेकिन अगर आप कोई वीडियो वगैरह को गौर से देखोगे तो पता चला वो वाइफ जो है हस्बैंड का हाथ पकड़ने के लिए जो है खराब सोच रही है, वो किसी दूसरे एंगल से देख रही है। लेकिन इतने सारे चीजें समझने के लिए ये तमाम चीजों को लोग यूज करते हैं, कैसे होगा भाग्य, कैसा होगा ये, लेकिन कोई कर्म के बारे में बात नहीं करता। और जो सोचते हैं ऑटोमेटिकली सारा चीज हो जाएगा, दैट नेवर हैपेंस। आप पास्ट में बहुत अच्छा कर्म किए हो तो आप देखो पास्ट कर्म के साथ भी आपका प्रेजेंट कर्म का एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? ट्राइनल रिलेशनशिप, इजंट इट? पास्ट कर्मा जो है आपका, वो आपका 6th हाउस है। प्रेजेंट कर्मा कौन सा हाउस है? 10th house. 10th हाउस है। Oh, तो तो इसीलिए okay. ये ट्राइनल रिलेशनशिप पे आ गया। और जब ट्राइनल रिलेशनशिप पे कोई भी चीज आ जाता है, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो नक्षत्र लेवल पे उनका रिलेशनशिप बन जाता है, नक्षत्र लेवल पे, है ना। किसी भी साइन से किसी भी साइन का जो 5 आगे गिनती करोगे तो नक्षत्र लेवल पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। तो इसीलिए जिनको लगता है कि भाई कोई पास्ट के कर्मों के वजह से ही सारा ऐशो आराम पा रहा है, उसका सोच गलत है। तो कितना दिन कंटिन्यू करेगा वो उसके प्रेजेंट कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ना किसी तरीके से उसको प्रॉब्लम फेस करना ही होगा, जो अपने कर्मों को बैलेंस नहीं करता है। सिर्फ भाग्य के भरोसे जिंदगी चल नहीं सकता है। जो आप D1 के लिए रूल करते थे, D9 के लिए रूल करते थे, वो तमाम चीजें होगा। 11th पे फोकस देना है, 7th हाउस पे ध्यान देना है, जिससे कि आप रिमेडी कर सकते हैं और आपके भाग्य में किस तरीके का वृद्धि होगा उसके लिए भी आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे कि आप देखिए भाग्य से 11th हाउस कौन सा है। तो यहाँ पे मैं चार्ट दिखाऊंगा, लग्ना चार्ट। तो आप देखो भाग्य से 11th हाउस कौन सा हो गया? 7th हाउस। तो प्राइमरी रेमेडी है कि अपने मैरिटल रिलेशनशिप को ठीक करो, अपने पार्टनरशिप को ठीक करो। कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनरशिप को प्रॉपर तरीके से आप निभाओ। ऐसे ही आपका दूसरा जो हाउस है फुलफिलमेंट का, वो है आपका 11th हाउस। तो इसीलिए आप देखो कि आपका 9th हाउस से 3rd हाउस है, ये अपने आप होगा नहीं। अगर आपको भाग्य में वृद्धि चाहिए, 11th हाउस से फुलफिलमेंट चाहिए, तो आपको प्रयत्न करना होगा। भाग्य में लोग कहते हैं भाग्य में ही हो रहा है, बिना प्रयत्न के होगा। वो पास्ट लाइफ कर्मा से वो जो वृद्धि है, कौन सा हाउस है देखिए, 6ठा हाउस है। पास्ट लाइफ का जो कर्म है उससे कौन सा हाउस है? 6th 11th house. हाउस, 6th हाउस है। तो एनिमिटी है दोनों के बीच। इसका मतलब भाग्यवादी लोग बड़े दुखी होते हैं। दूसरों को लग सकता है, दूसरों को कुछ भी लग सकता है। इंडिया में 90% लोग खाली हैं, उनके पास कोई प्रॉपर काम नहीं है, बहुत टाइम फ्री है, तो इसीलिए कुछ भी सोच सकते हैं दूसरे के बारे में।
दूसरे के बारे में इल्यूजन बहुत लोगों का होता है, तो इल्यूजन में आप रहो। लेकिन ये जो 11th हाउस है, ये उस कर्मा वाला जो हाउस से 6th है। तो इसीलिए पास्ट कर्मा के सहारे अगर किसी को लगा कि मेरे सारे विशेष फुलफिल हो जाएंगे, तो होगा नहीं। विशेष फुलफिल करने के लिए, भाग्य में वृद्धि करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि वो भाग्य से 3rd हाउस है ना। तो आप इसीलिए देखिए 7th हाउस यहां से 11th है, लेकिन 7th से वो भाग्य कितना हाउस हो गया? 3rd हाउस। यानी अगर आपके स्पाउस का भाग्य को वृद्धि कराना है, ठीक है, तो आपका भाग्य हो गया आपका 9th हाउस। आपका स्पाउस कौन सा हाउस हो गया? 7th house. 7th हाउस। तो जिस घर में स्पाउस जो है आपके भाग्य के वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है या करती है, तभी जाके तरक्की होता है। यानी आपका जो भाग्य का वृद्धि है, 9th हाउस का जो भी आउटपुट है, उस पे आपके पति या पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। वो कोशिश ही कुछ नहीं कर रही है या कर रहा है। इसका मतलब है कि आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, आपका भाग्य में वृद्धि नहीं होगा। 3rd हाउस आपका पराक्रम है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। 3rd हाउस आपके पार्टनर का पराक्रम है, उसका चेष्टा है, प्रचेष्टा है, कितना ज्यादा मेहनत कर रही है, कितना ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है वो आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए। तो आप देख लो 9th हाउस जो है हायर स्टडीज का है ना। आपने क्या किया, अपने वाइफ को किसी तरीके का हायर स्टडीज में एनरोल करा दिए। तो ये जो हायर स्टडीज है, ये आपके हायर स्टडीज को बताता है 9th हाउस, है ना। 7th हाउस और 9th हाउस यहाँ पे, लेकिन आपने जब इसका एलिमेंट को 7th हाउस में ले आए, यानी यू आर एक्चुअली हेल्पिंग योर स्पाउस टू लर्न ए बिगर कोर्स। आपका भाग्य में वृद्धि होगा ही होगा। भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत तरीका है। छोटे भाई को कहाँ से देखते हैं? 3rd house. 3rd हाउस से। देखिए 3rd हाउस से भाग्य कहाँ पे है? 7th हाउस, है ना। Yes, तो sir. 7th वाला थ्योरी मैंने बताया था। भाग्य को बढ़ाना है तो 3rd हाउस पे काम करना पड़ेगा, अपना भी प्रचेष्टा करना होगा, बढ़ाना होगा। 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन। आपके स्पाउस का कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगा। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आपके वाइफ जो है उसे सही बर्ताव कर रही है, बोल चाल सही है, आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, और वो जो है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, उस पे किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिविटी मिलाने के लिए कोशिश करेंगे। और आप ना, ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी एनर्जी है, ये लाइफ है। तो आप देखना, उस रिलेशनशिप की वजह से आपका भाग्य में वृद्धि होता है। आप जो चीज कभी अपने लिए तय नहीं किए थे, दूसरे लोगों के आने से आपके पास आइडिया आ जाता है, आपके पास किसी तरीके का एनकरेजमेंट आ जाता है, और आप फिर उन चीजों को सोचने लगते हो और करने लगते हो जो कभी आपने सोचा नहीं था। तो कब होता है? जब आपका फैमिली रिलेशनशिप अच्छा होता है। क्लोज फ्रेंड तभी बनते हैं, सिर्फ दूर से बात करके, फोन में हाय हेलो करके कोई क्लोज फ्रेंड बनते नहीं है। जब आप लोगों के स्पाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो है दो लोग बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन उन्हें फैमिली टाई ऑफ है, फैमिली फ्रेंड टाइप के हैं, तब भी भाग्य में वृद्धि होगा। उसके बाद 6 से 4th हाउस है, तो जब आप अपना डेली रूटीन पे ध्यान दोगे, तब भी आपका भाग्य में वृद्धि होगा। बच्चों से 5th हाउस है ये, यानी जो बच्चों का स्किल है, प्राइमरी एजुकेशन है, उनका जो एक्चुअल में क्रिएटिविटी है, उन तमाम चीजों को बढ़ाने के लिए जो आप कोशिश करोगे, उससे आपका भाग्य का वृद्धि होगा। आपके जो घर से 6ठा हाउस है, वो भी आपका है, तो घर के डेली रूटीन वाला जितने भी काम है, घर साफ करना, क्लीनलीनेस रखना, घर का माहौल को सही करना, ये तमाम चीजें जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जब आप प्रयत्न करते हो घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो उससे भी भाग्य का वृद्धि होता है, क्योंकि 6th हाउस जो है, वो भी आपका एफर्ट्स को बताता है, कंपटीशन को बताता है। यू आर एक्चुअली कॉम्पिटिंग। कंपटीशन पॉजिटिव हो तो उसका रिजल्ट जो है भाग्य को बढ़ाता है ना। दूसरा स्पीड दौड़ रहा है, उसके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, उसके पैर में गोली मार देना, कोई पॉजिटिव कंपटीशन है नहीं, है ना। Oh, हाँ, तो उस तरीके के बहुत सारे लोग करते हैं, उनके लिए 6th हाउस नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि 6th हाउस खाली आपका रोग ऋण इन सब का नहीं है। 6th हाउस जो है आपके कंपटीशन का
एफर्ट्स का है, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। थर्ड तो मैंने बता दिया। सेकंड से देखिए, 8th हाउस है भाग्य, सेकंड हाउस पैसे का है, सेकंड हाउस रिलेटिव का है, सेकंड हाउस आपके वाणी का है। कितना पर्सनालिटी का जत्न लेते हैं आप, अपने आप को कैसे शो अप करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो आप देखो वहां से 8th हाउस है, तो वो भाग्य जो है छुपा हुआ है इस हाउस के साथ। क्या करोगे आप, भाग्य जब छुपा हुआ है तो आपको जो है अपने फाइनेंसेस के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में बहुत सारे ऐसा चीजें कभी भी नहीं बोलना चाहिए जो आपको सीक्रेट रखने में, आपका भाग्य को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशंस है, आपको इसमें बहुत ज्यादा एम्फासिस नहीं देना है। अगर किसी का भाग्य खराब है तो भी आप क्या कर सकते हो, ये तमाम रिमेडीज उसको बता सकते हो। लेकिन भाग्य का सबसे अच्छा करने वाला जो एक्चुअल हाउस है वो 3rd हाउस है। क्यों? एनीबॉडी हु कैन से? It's the opposite house, sir. इट इज द ऑपोजिट हाउस, यानी योर एफर्ट्स, ठीक है। भाग्य को सबसे बढ़ाने वाला जो हाउस है वो 7th हाउस है। क्यों? 11th from 9th. ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भी आपका जो है 11th फ्रॉम द 9th हाउस है। किसी भी हाउस से हम भाग्य को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रियल कर्म के थ्रू आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भाग्य में एनर्जी बढ़ेगा, ताकि चीजें आसान तरीके से आपके पास हो जाए। तो द प्राइमरी हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा, एंड भाग्य के लिए जो प्राइमरी हाउस है दैट इज द एग्जैक्टली 9th हाउस, है ना। जो लोग हायर एजुकेशन पे ध्यान रखते हैं, जो लोग किसी भी धर्म को मानते हैं लेकिन उसके धर्म को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मानव धर्म को मानते हैं, उनको भी आप कहोगे कि दे विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ द 9th हाउस। तो सारे 9th हाउस से रिलेटेड वाला कर्म करोगे तो डायरेक्टली 9th हाउस का एनर्जी एनहेंस होगा। 3rd हाउस से कर्म करोगे तो 9th का नेगेटिविटी बैलेंस होगा। पत्नी को आप जितना ज्यादा रेस्पेक्ट करोगे, पति को जितना ज्यादा रेस्पेक्ट करोगे, उनके एफर्ट्स अगर वो एक्चुअल में आपके भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहला तो पीस है, पीस एट होम, है ना। अननेसेसरी फाइटिंग, आर्गुमेंट्स, ये हमारे आदत में हो जाते हैं। जितने लोग इस चीज को कंट्रोल करते हैं दे यूजुअली गेन ए लॉट इन द लॉन्ग रन। और मैं प्रैक्टिकली इन चीजों को बताता हूं हमेशा। जब तक आप लड़ाई करते रहोगे ना, आपका एनर्जी ही बचेगा नहीं कुछ और करने के लिए, है ना। ड्रैगिंग एनर्जी है, पर्सनालिटी को ड्रैग करने वाला सबसे बड़ा हाउस जो है 7th हाउस है। जो सूर्य सबसे बड़ा राजा होता है वो 7th हाउस में नीच का हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला होता नहीं है। बड़े बड़े नेता और जो है पावरफुल लोगों को आप देखे होंगे जो अपने पत्नी के सामने उनका जुबान नहीं खुलता है ना। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो इंसान है वो शेर की तरह है, और जो पत्नियां होती हैं वो शेरावाली की तरह होते हैं, ठीक है। नवरात्र चल रहा है, इन चीजों को ध्यान रखिए। और कर्म के बिना किसी भी चार्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। किसी को कुछ पूछना है? शेरावाली का ध्यान रखना है सर, शेर का ध्यान रखना है। शेरावाली शेर का ध्यान रखेंगे, आपको शेरावाली का ध्यान रखना है, म्यूचुअल प्रोसेस है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन? सर ये तो ये हो गया कि हमें कर्म करना है, उसके हिसाब से फल मिलेगा। पर अगर हमारे पास कोई चार्ट लेकर आता है तो फिर हम उससे कैसे कहेंगे? हम उससे केवल ये कह दें तुम काम करते रहो सब ठीक होता रहेगा? उसे हमें क्या कुछ कर्म बताना। करोगे यही तो बताना होता है ना। हाँ कर्म करते रहो कहना कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्या कर्म करोगे ये बताना प्रेडिक्शन है ना। कई बार जी क्या होता है, हमें कर्म कैसे डिसाइड करना पड़ता है। कोई इंसान आया हुआ है, उसके पास पैसे का प्रॉब्लम है, तो आप उसका फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए कहोगे ना। हाँ जी तो आपको 2nd हाउस को स्टडी करके बताना पड़ेगा कि क्या करना है आपको, तो करना क्या है यही बताया जाता है। लेकिन मानिए वो आया हुआ है फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, तो क्या आप उसको हायर एजुकेशन का बात बताओगे क्या? वही तो, कि अगर तुम अपनी रिलेटेड है पत्नी को तो पढ़ा बताओगे, दो, तो कैसे बताएंगे? अगर रिलेटेड है तो बताओगे, है ना। तो रिलेशंस कहाँ से जी लेंगे?
जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसके पावर से वो पावरफुल है या नहीं। मैं सब हमेशा कहता हूँ 2-3 बेसिक चीजें हैं जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को समझने में हमारा हेल्प करता है। अब मुझे बताओ, किसी का रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, कौन से हाउस पे देखना है? 7 7th पहले पे देखें। जिस 8th house, sir. रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, इजंट इट? 8th house. नो, 8th from 7th. जिस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है उसी हाउस पे फोकस करना है ना। ठीक है। मैं Seventh. कह दिया रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो हाँ इसका जी, सर। मतलब नहीं है रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप फ्रॉम 7th हाउस। छोटे Yes, भाई sir. का रिलेशन 3rd हाउस, मंगल कहाँ पे है, उसी से रिलेटेड कर्म होगा। जी सर। पापा से रिलेशन ठीक करना है तो आप सूर्य का पोजीशन देखोगे, 9th हाउस देखोगे, इजंट इट? जी पत्नी से सर। रिलेशन ठीक करना है, 7th हाउस देखोगे, वीनस कहाँ पे है, तो आप फिर उसको बताओगे कि हाँ जी ये आपका खराब है और इसी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप देखिए, आप जिसको भी रेमेडी करने के लिए कहेंगे, कार्मिक रेमेडी सबसे पावरफुल रेमेडी होता है। कर्म करना कोई भी तरीके से, हम आप सोचते भी हो वो भी कर्म है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो वो भी कर्म है, और हर चीज का लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, और जो चीज हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसका लाइफ में इम्प्लीकेशन सबसे ज्यादा होता है। आप मानिए रोज जो है कंसल्टेशन कर रहे हैं, रोज लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो आप डे 1 में जो बताओगे आप 5 साल बाद वही नहीं बताओगे कभी भी। आप कुछ नया चीजें जी बताओगे सर। उसको, आप कई नया रिमेडीज सीखेंगे, हाँ जी। कुछ अपने प्रैक्टिस से सीखेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, क्योंकि हम सारे एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रेडिक्शन। जी सर। प्रेडिक्शन करने के टाइम में आप अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सबको मिलाते हो, है ना। तो इसीलिए जी आपने जो अभी कहा कि सर हमें किसको क्या एडवाइस देना है, वो एडवाइस पहले वो जो मांग रहा है उसी का ही एडवाइस देना चाहिए, है ना। वो कह रहा है कि भाई मेरे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो आपका एडवाइस उसके बच्चे का 4th हाउस 5th हाउस के बेस पे होगा, उसके एज के बेस पे होगा, वो क्या कर रहा है उसके बेस पे होगा। फिर आप थोड़ा सा ये भी स्टडी करोगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है सब्जेक्ट को डरने की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है स्कूल में कोई नेगेटिव माहौल है, उसको बुलिंग किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो आपको फिर वो तमाम चीजों को देखना होगा। जैसे डॉक्टर करता है, एस्ट्रोलॉजर का एग्जैक्ट काम वही है। आप जाते ही डॉक्टर जो है गवर्नमेंट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है, लेकिन जो अच्छा फीस लेता है और नामी डॉक्टर होता है ना, वो आपके सिम्टम्स को रीड करता है, 50 चीजें पूछता है, कौन सा दवाई खाए हो, कब से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एलर्जी वगैरह है कि नहीं। अच्छे डॉक्टर और अच्छे एस्ट्रोलॉजर यही होते हैं, जिसको 2 मिनट में एडवाइस करना है, वीडियो दे दे के उसके बाद जो है लोगों को कहना है कि तुम जिस हाल में थे उसी हाल में रहो, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। और जब आप खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, खुद ही अपना चिकित्सा कर सकते हो, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। कई बार होता है गाड़ी खराब नहीं होता है, थोड़ा सा कोई छोटा पार्ट होगा, मैकेनिक गाड़ी के नीचे 1 घंटा सो जाता है, जाके बाहर निकल के आपको 2000 रुपये चार्ज करता है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जब हमें कुछ कुछ पता होता है प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हम लाखों रुपए नहीं खर्च करते। आर यू गेटिंग इट? Yes, राइट। sir. तो नॉलेज उस हिसाब से बहुत ही पावरफुल है। तो एडवाइस तभी करना चाहिए जब हमें एडवाइस करने का काबिलियत धीरे धीरे मिल जाए। पहले जो एडवाइस कर सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि आप एडवाइस नहीं कर सकते, हर कोई कुछ ना कुछ एडवाइस कर सकता है। अभी कमलेश सर को कोई कहेगा तो कैरियर के बारे में एडवाइस कर सकते हैं, फिजिक्स के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। अभी योगेश सर को कोई कहेगा तो बैटरी कैसे बनाते हैं, कई सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में भी वो बता सकते हैं। सबका अपना अपना क्वालिटी होता है। अंकित सर को कोई पूछेगा तो पोस्टल डिपार्टमेंट के वर्किंग के बारे में वो बता देंगे, अदिति मैम को कोई पूछेगा तो ट्रम्प के बारे में वो बता देंगे, isn't it? ये सर हम लोगों से भी कोई पूछेगा तो हम बहुत सारी रेसिपी बता नहीं देंगे नहीं, किचन की। राइट पवन जी सर। हाँ मुझे मैं तो तभी कह एलर्जी रहा है, हूँ, सबसे एलर्जी है। हाँ एलर्जी के बारे में बता देंगे अदिति मैम, ठीक नहीं है। नहीं, ट्रम्प से एलर्जी है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको यूज करेंगे और आगे देखेंगे, डोंट वरी। जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपका उसमें पढ़ रहे थे हम वर्षफल चार्ट, उसके बारे में कुछ जो है रूल्स वगैरह शेयर करूंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमस्कार।